नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ हमारे साथ तीनों मेहमान आ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री जी प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं शो में। बहुत स्वागत आपका भी हर्षवर्धन जी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। आज पहली खबर कुंभ होगी। कुंभ में जो बयानबाजियां हो रही हैं और अखिलेश यादव जो बार बार इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे पहले वो श्रद्धालुओं के आने की संख्या को लेकर हो, फिर महाकुंभ नाम को लेकर हो, महाकुंभ में हुए खर्चे को लेकर के हो, इन सारी बातों पर उनको जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। और आज एक नई कंट्रोवर्सी हो गई जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है आज, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि यूपी की पॉलिटिक्स में मायावती जी जो हैं वो आजकल क्यों ट्रेंड कर रही हैं। मायावती जी अपना उत्तराधिकारी क्यों तय नहीं कर पा रही। कभी हाँ कभी ना, कभी किसी को बनाया फिर उसको हटाया फिर उसी को बना दिया दोबारा, अब फिर से उसी पर संदेह। और कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने मायावती का गला घोंटने की बात कह दी है, यह भी आपको हम बताएंगे। राहुल गांधी सुल्तानपुर के एक मोची से मिले, उसका वीडियो शेयर किया, इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी की ड्रोन वाले विवाद से तो आप परिचित हैं ही, उसको लेकर के अब काफी हंगामा हो चुका है कि चीन की वकालत राहुल गांधी करते हैं और उनके गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा आप कह रहे हैं चीन को दुश्मन, भला अपना क्यों मानते हो तुम। बंगाल की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को क्यों अब एक स्कोप नजर आने लगा है दिल्ली की जीत के बाद। रामलीला मैदान कैसे तैयार हो रहा है दिल्ली के भव्य शपथ ग्रहण के लिए, उसमें किस किस को बुलाया जाएगा, कितने मंच बनाए जाएंगे, कितने लाख लोग उसमें आने का जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा है। इस सब की बात भी हम करेंगे। और साथ ही जैसा आपने हेडलाइंस में सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम देशों के शासकों के बीच ये दोस्ती आखिर कैसे पनप रही है। कतर के अमीर देश में इस वक्त मौजूद हैं, उसकी बात भी होगी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं पहले कुंभ की बात से। कल अखिलेश यादव कन्नौज में थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, और वहां पर जाकर उन्होंने कुछ बातें कुंभ को लेकर कही। एक आध बात तो पहले भी कह चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा था ये महाकुंभ क्या होता है, अर्धकुंभ होता है, कुंभ होता है। इस सरकार ने अपनी इमेज चमकाने के लिए कुंभ की भी मार्केटिंग कर दी और कुंभ को बना दिया महाकुंभ। और लोगों को बताया कि भी 144 साल में पहला ऐसा मौका आया है तो इससे चूकिएगा मत। तो लोगों को भरमा रही हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिर 10,000 करोड़ रुपया इस पर लगा दिया। भाई ये कोई पैसा कमाने का अवसर तो है नहीं। योगी जी ने कहा कि मान लो हमने 7,500 करोड़ रुपया लगाया, या ये कहते हैं 10,000 करोड़ रुपया लगाया, अगर हम उससे 3 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो फिर आपको इसमें ये तो इकोनॉमिक सेंस हुई ना, इसमें आपको ऐतराज क्या है। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि वहां तो व्यापारियों का घाटा हो रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि आप व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए। कहां इतना पैसा आया गया। और दूसरा, फिर भीड़ को लेकर के पहले अखिलेश यादव सवाल उठाते थे, ये आंकड़ा कहां से आ रहा है। एक दिन में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, अब तक 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया, अब सरकार कह रही है 53 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। डेटा पर उन्होंने पहले सवाल उठाया था, लेकिन अब वो भी ये मान रहे हैं कि बहुत सारे लोग कुंभ जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अव्यवस्था है, सरकार के इंतजाम पर्याप्त नहीं है, इसलिए रेलवे स्टेशनों पर हादसे हो रहे हैं और कई कई घंटे जो है, लगभग 24 घंटे तक लोगों को सड़क पर बिताना पड़ रहा है। गाड़ियां जो है जाम में फंसी हुई हैं, सारी सड़कें प्रयागराज को जाने वाली चौक हैं, प्रयागराज शहर अंदर खुद जाम हो चुका है। इसलिए कुंभ की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, जो लोग कुंभ स्नान नहीं कर पाए हैं उनको मौका मिले। तो ये सारी बातें हुई। तो मैं आपको पहले अखिलेश जी के कल के कुछ बयान सुना रहा हूं और उसके बाद फिर आपको कुंभ का ताजा अपडेट देंगे। अब कुल 8 दिन बचे हैं इस कुंभ के, और अभी भी जो पहले दिन से लोगों के बीच में क्रेज दिखाई दे रहा था कुंभ में जाकर स्नान करने का, वो कम नहीं हो रहा। हमने कल भी ये बात की थी, आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये अचानक से लोगों में इस कुंभ को लेकर के, या योगी आदित्यनाथ जिसे कहते हैं सनातन को लेकर के जो प्रेम उमड़ा है, जो आस्था उमड़ी है, इसके पीछे वजह क्या है। पहले अखिलेश यादव की बात आप सुन लीजिए, और योगी जी का एक बयान है उसको बाद में सुनाएंगे। पहले अखिलेश जी की बात सुनिए। योगी जी का बयान दरअसल आज की कंट्रोवर्सी पर है। पहले अखिलेश यादव। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। 60 करोड़ लोग तो उससे हो सकता है ज्यादा ही हो, स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके आंकड़े कम बता रही है। अब तो इन्हें समय और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी स्नान नहीं कर पाए, अभी भी वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तो सब इंतजाम है ही इतना जब अच्छा, तो इन्हें समय भी बढ़ा देना चाहिए। भाई गजब कर दिया अखिलेश यादव जी ने। तो ये तो बयान मैंने भी नहीं सुना था सर। उन्होंने कहा कि भाई
सरकार बता रही है 53-54 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 60 करोड़ से ज्यादा लोग हो सकता है स्नान कर गए हों। सरकार डेटा कम बता रही है, आंकड़ा कम बता रही है। अखिलेश जी तो सवाल उठाते थे कि आंकड़ा आ कहां से रहा है कि इतने करोड़ लोग आ गए, क्योंकि इसके जब जो दरअसल योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार ये कहते थे कि जब पहले इससे पहले कुंभ होता था तो उस वक्त कितने लोग आते थे और अब कितने लोग आ रहे हैं। आप केवल इसकी ही जो है तुलना कर लीजिए कि जब पहले यहां पर कुंभ हुआ था तो 2-2.5 करोड़ लोग आए थे, जब 13 में मेरे ख्याल से कुंभ हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद जब हमने आकर के पहला कुंभ कराया, अर्ध कुंभ कराया, तो उसमें 16-17 करोड़ लोग आए और अब जो है ये 53 करोड़ कल रात तक का आंकड़ा है जो आ गया। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि भाई कम बता रही है सरकार, ज्यादा लोग। देखिए बड़ा आश्चर्यजनक है और इसीलिए कभी कभी लगता है ना कि विरोध के लिए विरोध करते ध्यान में नहीं रहता। जिसे कहा जाता है ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, होता क्या है कि याद रखना पड़ता है कि झूठ बोला था, तो फिर आपको अगली बार वो गलत नहीं हो। सच आप बोलेंगे तो आपको याद नहीं रखना है, जो भी बोलना है वो सच ही है। ये विरोध के लिए विरोध वाला जो मसला है वो वहां पहुंच गए अखिलेश जी। यही अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तो देखिए आंकड़े बढ़ा चढ़कर पेश कर रही है, कहां से इतने लोग आ जाएंगे, करोड़ों लोग कहां से आ जाएंगे, एक दिन में इतने करोड़ आ ही नहीं सकते, जगह कितनी है। अब जगह के लिहाज से एक आंकड़ा बता दूं जो खुद योगी आदित्यनाथ ने कोट किया है, 1000 एकड़ में कुंभ लगता था। 2013 में अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो 2000 एकड़ में कुंभ लगा। इस बार का जो कुंभ है, जो महाकुंभ है, 10,000 एकड़ में लगा हुआ है। मतलब ये आंकड़े के तौर पर समझें तब समझ में आएगा, 10,000 एकड़। अब एक तो ये कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि महाकुंभ की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई 144 साल की बात नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि कुंभ की ही सिर्फ व्यवस्था है, 12 वर्ष पर कुंभ, इसी का शास्त्रों में महात्मा है, इसके अलावा और कोई महात्मा महाकुंभ भी कुछ नहीं होता। नहीं, महाकुंभ आप व्यवस्था के लिहाज से कहते हैं, कुंभ महाकुंभ, वरना अर्धकुंभ भी नहीं है ना शास्त्र में। उनका इल्जाम क्या, उनको कह रहे हैं मार्केटिंग कर दी सरकार। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, देखिए मैं आज ये लेके आया हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक साथ आने से प्रयाग में 147 वर्ष बाद बना था यह दुर्लभ संयोग। अभी वो कह रहे थे ग्रह नक्षत्र ना, तो सूर्य, ये 2013 में अखिलेश यादव की सरकार के समय सरकार की तरफ से ये रिलीज दी गई थी और ये वहां के अखबारों में छपा। 147 साल बाद उन्होंने बताया था। योगी जी तो 144 साल, ये अखिलेश यादव की सरकार, ये अखिलेश यादव की सरकार में 2013 में ये कुंभ को लेकर छपा है, जरा देखिए। 3 साल ये योगी जी 3 साल कम कर दिए। अब मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, सरकार व्यवस्था के लिहाज से उसको कुंभ कह दे, महाकुंभ कह दे, आयोजन इतना बड़ा है कि उसको महाकुंभ कहना ही चाहिए। और शास्त्रों में न तो 144 साल है, न 147 साल है, न 156 साल, सिर्फ 12 वर्ष का कुंभ है, जो देव असुर संग्राम के आधार 144 साल कोई और धारणा। आप कह रहे हैं 144 साल वाली बात पर भरोसा नहीं होता, कुछ होगी वजह, भाई मैं मानता हूं जिस जहां से भी ये बात निकली कोई उसके पीछे बेसिस रहा होगा, वरना क्यों 144 साल कुछ तो रहा। उनका जो मूल आरोप है कि आप आस्था की मार्केटिंग कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, इसीलिए आपने इसको इतना बड़ा जो है तामझाम करके बनाया है, 10,000 करोड़ रुपया उस पर लगा दिया। वो कहते हैं, योगी जी खुद अपने आप बोलते हैं 7,500 करोड़ सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला करके। वो कह रहे हैं आपने इसको मार्केटिंग बिजनेस इवेंट बना दिया है। देखिए अखिलेश जी का आरोप, अपना राजनीतिक आरोप है, वो योगी जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन ये बात हर्षवर्धन जी की सही है कि महाकुंभ का कोई उल्लेख नहीं है, कुंभ का उल्लेख है। और अर्ध कुंभ है जो उसको कुंभ ही कहा जाता था, हम लोग बचपन में 6 साल में जो होती थी कुंभ ही कहा जाता था। अब वो कुंभ बोल दिया गया, इसको महाकुंभ बोल दिया गया। ये तो आज के युग में जैसे रैली होती थी, फिर महारैली हो गई, यात्रा हो गई, महागठबंधन हो गया, महागठबंधन हो गया। हर चीज़ में महा लगाने का जो है तो वो एक नया चलन है। और ये बात सही है कि कम से कम एज ए पत्रकार के तौर पर 1986 का हरिद्वार का कुंभ और 1989 का इलाहाबाद का प्रयागराज का कुंभ, ये मैंने अपने होशोवास में और जर्नलिस्ट से देखना शुरू किया। उसके पहले बचपन में बड़े बुजुर्ग जाते थे, तो अलग बात। तब से हर कुंभ में ये होता है, ये 147 साल, 144 साल, ये मतलब साधु संत इस तरह के और ज्योतिषी और जो शास्त्री लोग हैं ये कहते रहे हैं, सरकार भी कह देती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, चूंकि मीडिया का प्रसार इतना हो गया कि सोशल मीडिया में, और सबसे ज़्यादा तो सेलिब्रिटीज़ ने, और जो नहाने गए उन्होंने अपने रील डाली, वीडियो डाले, सरकार से ज़्यादा तो प्रचार उन्होंने किया। जो लोग नहा के पता लगा कि हमारे हर्षवर्धन जी गए, एक झोपड़ी का उन्होंने अपना आराम से कुटिया में लेटे हुए वीडियो डाल दिया। फिर कोई और गया, उसने डुबकी लगाते हुए डाल दिया। फिर फिल्म वाले आए, तो जो सामान्य जनमानस है उसको ये लगा कि अगर ये कोई ऐसी चीज है जो अगर हम नहीं गए तो छूट जाएगी, तो जीवन में हमें कुछ मिलेगा नहीं। मोटी बात जो आप कह रहे हैं, एक अट्रैक्शन है इस बार जो पिछली बार से अलग है, इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा मीडिया फॉर व्हाटएवर रीजन। पहले क्या, पहले श्रद्धा थी, इस बार श्रद्धा के साथ साथ आकर्षण भी है।
सर वो श्रद्धा के मारे आकर्षण होगा, नहीं आकर्षण है। कुंभ में क्यों जाएगा? नहीं, श्रद्धा के साथ साथ कुछ ये भी होता है कि हम भी जाएं, हम छूट ना जाएं। पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्ग घर के जो होते थे और आदमी अपनी पहल पे जाता था, सरकार इंतजाम करती थी। सर लेकिन अब इस बार उसको जो है, मैं इसी को जो आपने बात की, इसी को थोड़ा सा आगे मैं आज बात हम लोग करना चाहते हैं। जैसे एक आंकड़ा योगी आदित्यनाथ ने दिया, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो गलत आंकड़ा क्यों देंगे, कि 2016-17 में यूपी में भाजपा की सरकार बनने से पहले और राम मंदिर का फैसला आने से पहले, मंदिर बनने से पहले, एक साल में अधिकतम संख्या जो गई है 2,35,000 लोग अयोध्या जाते थे। 2024 में ही, पिछले साल जब जनवरी में मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तब से 2024 में 14 से 15 करोड़ लोग गए। एक तरफ 2.25 लाख है, एक तरफ 14-15 करोड़ है। भाई उसका फर्क है। नहीं, फर्क इसलिए है कि राम मंदिर आंदोलन जो चला, उससे जो जनमानस तक राम मंदिर को लेकर उत्सुकता, आकर्षण, श्रद्धा, भक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ वो पहले नहीं था, नंबर एक। दूसरा, पहले अयोध्या में देखने क्या जाता है, हनुमानगढ़ी जाते थे लोग मंदिर। सारी अब बातें जब राम मंदिर बना इतने संघर्ष के बाद, काशी तो जाहिर है आकर्षण उसका होगा। काशी विश्वनाथ में, गोवा में जितना टूरिस्ट जाता, अगर उससे 2 गुना आदमी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए बनारस जा रहा है। अब ये भी वेरीफाइबल डेटा है, ये तो हुआ ही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सनातन की श्रद्धा जो है, इसमें एक आप कह सकते हैं एक वेग आया है, हिंदुत्व की चेतना का उभार है। वरना पहले लोग नहाने भी जाते थे तो उसको बताते नहीं थे, पहले टीका लगाते थे, छिपाते थे, पहले राम नामी ओढ़ के कहिए कोई डुबकी मारता हुआ अपनी फोटो डाले, नहीं डालते थे। अब वो एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया। सर ने कहा, ठीक है, सर कह रहे हैं श्रद्धा और आकर्षण में अंतर है। नहीं, आकर्षण किसी और वजह से भी हो सकता है, इस तरफ श्रद्धा ना हो। देखिए, श्रद्धा आकर्षण की अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन फिर मैं एक आंकड़ा बता देता हूं। 10 लाख कल्पवासी 1 महीने तक कल्पवास किए। 10 लाख 1 महीने तक कल्पवास किए, वो विशुद्ध श्रद्धा में आए। जो अखाड़े, जो आश्रम, जो संत, जो महामंडलेश्वर, जो शंकराचार्य, जो सारे लोग हैं, वो भी उसी में आए। अब बाकी आकर्षण के साथ भी अगर ये हिंदुत्व का आकर्षण है तो ये भी उसी के साथ का हिस्सा। और इसमें ये भी समझिए, छोटा सा आंकड़ा और जोड़ दीजिए, अभी श्री राम मंदिर तीसरा सबसे ज्यादा जो हिंदू दान देते हैं वो मंदिर बन गया है। वरना मेरी जानकारी है 2010 में आया था तो मैंने वो स्टोरी लिखी थी, 5 लाख रुपया रामलला विराजमान के खाते में थे, 5 लाख। और आज 700 करोड़ एक साल में। 2 ऊपर वाले मंदिर मालूम है, नंबर 1 नंबर 2 आपको? नहीं, वो तो एक बालाजी होंगे, एक वेंकटेश मंदिर है, और दूसरा ये मेरे ख्याल से पद्मनाभ मंदिर है। पद्मनाभ मंदिर केरल वाले। तो अभी तीसरे नंबर पर ये अखिलेश यादव का जो यू टर्न दिखा कि पहले आंकड़ों पर सवाल कि इतने करोड़ कहां से बता रही है सरकार, और अब कह रहे हैं कि सरकार कम बता रही है, ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अब वो कहते हैं कुंभ की अवधि आप बढ़ा दीजिए। अब कुछ लोगों ने तो ये भी नोटिस किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल टीका लगा के भी आने लगे। मैंने नहीं देखा, लोग कह रहे हैं ये बढ़िया है। ये गुड। अखिलेश यादव जिस तरीके से उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 में से और 8 सीटें हार गए। अभी मिल्कीपुर का उपचुनाव बुरी तरीके से हारे, 70,000 से हारे। तो अखिलेश यादव उसके बाद कुंभ गए ना, हालांकि चुनाव के पहले, परिणाम आने के पहले वो कुंभ चले गए थे, लेकिन जब पहले उपचुनाव में जब उनकी हार हुई कई सीटों पर तो उन्हें लगा कि भाई मुझे कुंभ जाना पड़ेगा। वो कुंभ गए स्नान करने सपरिवार। और अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाई जो पीडीए की वजह से बात करते थे लोकसभा में तो उसको उनका पूरा फायदा मिल गया पीडीए का, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप सिर्फ पीडीए की बात करते रहो और हिंदू धर्म से दूरी बना के रखो और जनता आपको वोट करे। पीडीए हार गया, पीडीए बुरी तरीके से हारा है, सब जगह आ रहा है। बताइए कहां पीडीए काम किया? लोकसभा चुनाव अगर छोड़ दिया जाए, जहां कांग्रेस को और अखिलेश यादव को समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई, उसके बाद एक चुनाव बता दीजिए जहां पीडीए चला है। क्या हरियाणा में पीडीए चला? क्या महाराष्ट्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों में आ गई, 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 113 सीटों पर पहुंच जाती है, क्या वहां विधानसभा चुनाव में पीडीए चला अखिलेश यादव का, या कांग्रेस का नैरेटिव वहां चला है? क्या दिल्ली में चला है क्या इनका नैरेटिव पीडीए का? तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद जिस तरीके से पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और विपक्ष के साथ छूटा है, जिस एजेंडे पर वो चल रहे थे, अब अखिलेश को ये लग रहा है कि इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हो गया है, अब वो उसे कुंभ माने। योगी आदित्यनाथ उसे महाकुंभ कह रहे हैं, वो महाकुंभ मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि 55 करोड़ लोगों को स्नान करके जा रहे हैं, तो आधा क्या पूरा, लगभग पूरा 80% उत्तर प्रदेश की आबादी कुंभ में स्नान करके जाएगी, और यही आबादी 24 महीने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में वोट करने वाली है। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, चारों जगह स्टेशन चौक हैं, जाम है। अखिलेश यादव को बिहार से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव की चिंता तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है ना, जो 24 महीने के बाद होने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश में 90% की जनता अगर कुंभ में नहा लेगी तो 2 साल बाद वोटिंग जब होगी तो ये किसके खाते में जुड़ेगा? अखिलेश इस बात को जानते हैं। 17 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव का रीकैलिब्रेशन है, आप जो कह रहे हैं।
बिल्कुल, अब उसको समझ में आ गया कि भाई अब सनातन के साथ साथ वो चलना समझ पड़ेगा। गए कि अम्बा समीकरण के दम पर आप सरकार नहीं बना सकते, खाली मुस्लिम और खाली यादव के दम पर। यादव में तो एक बड़ा वर्ग हिंदुओं का है ना, यादव भी तो हिंदू आते हैं। तो इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि अब उनके पास समझ में आ गई है कि बिना इसके हम सरकार नहीं बना सकते, इसलिए सबको साथ एमवाई लेके के चलना। साथ बाकी भी चाहिए, बिल्कुल लेना ही पड़ेगा तो अब आपको सनातनियों की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है। देखिए, बड़ी रोचक टिप्पणी आई है कि उसको आकर्षण और श्रद्धा तो अभी तुरंत आई कि सांस्कृतिक जो महोत्सव हुआ करता था, आप लोगों ने उसको वंचित कर दिया सफाई को। आकर्षण तो वहां हुआ करता था, लोग कह रहे हैं कि वंचित कर दिया आप लोगों ने, होता ही नहीं अब। ये तो देखो अभी तो उनका एक तंज है, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो होता था सफाई में, उस पर। ऐसे तो भगदड़ पे भी किसी ने लिखा था कि सफाई में, मुझे नहीं पता सफाई में भी कभी भगदड़ मची थी क्या? जाहिर है भीड़ में होने पे हो जाए। हाँ, एक बार मची थी, सफाई में एक बार भगदड़ मची। मची होगी, पता नहीं, वो अमिताभ बच्चन आए होंगे, वो देखने की मची होगी, अलग बात है। लेकिन जो आकर्षण और श्रद्धा की मैं बात कर रहा हूँ, उसका कारण बताऊँ। अब जैसे एक टीवी चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे एक एंकर कह रहे हैं कि ये 144 वर्ष बाद आएगा, तब तक पता नहीं आप जिंदा रहे ना रहे, और शायद कोई जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए ये मौका है कि आप जाकर के। तो जब एक सामान्य व्यक्ति इसको सुनता है तो उसको लगता है कि हमारी कोई चीज़ छूट ना जाए, तो उसको लगता है कि जाके श्रद्धा भी होगी उसके अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर उसका वो आकर्षण दुगना हो जाता है। पहले ये होता था भाई 12 साल बाद इसमें नहीं जा पा रहे, अगले में चले जाएंगे, अभी तो हम रहेंगे जिंदा आदमी। इसमें कुछ गलत है क्या? मैं कहता हूं अगर सरकार ने इसका इस तरीके से प्रचार भी किया, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कारण बता रहा हूँ। मैं वो सहमत हूं आपसे, ठीक है। गलत सही की बात तो ये है कि पब्लिक इसको भाई जो जा रहा है अपने मेहनत से, अपने जोखिम पे और या अपने उस पर जा रहा है, अगर उसको जाम में मालूम है 10 घंटे जाम लग रहा है, फिर भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनी एक इच्छा है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक आकर्षण है, तो जा रहा है। ये उसका अपना फैसला है ना, उसका कॉल है। वही टीवी लगातार पिछले 10 दिन से तो 15 दिन से कम ये दिखा रहा है ना, इतना जाम है, सड़क में जाम है, ट्रेन में जगह नहीं है, होटल में जगह नहीं है, आप इलाहाबाद शहर के अंदर मूव नहीं कर पा रहे, ये सब बातें भी बता, उसके बावजूद ये नंबर कम नहीं हो रहा है। बिना नंबर इसीलिए कम नहीं हो रहा है कि जाम लगा हुआ है। बिना श्रद्धा, आस्था, विश्वास के संभव नहीं है कि आप सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लें। 3 घंटे की जो यात्रा है उसको आप 12 घंटे 15 घंटे में, और जो 15-20 मिनट की यात्रा होती है उसको 3-3 साढ़े 3 घंटे में पूरी करें। जो आप आरक्षित बर्थ है उस पर भी दूसरे लोग आकर बैठ जाते हैं, फिर भी आप चले जाएं, ये संभव नहीं है अगर आपके अंदर कोई श्रद्धा, आस्था, विश्वास नहीं हो। चलिए अब जरा इसकी आर्थिकी पर बात करते हैं, इसकी इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं 2.25 करोड़ रुपया लगा रहा हूं और 3.5 लाख रुपया कमा रहा हूं इससे, 3.5 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ कमा रहा हूं। तो मुझे कोई बताए कि इसमें क्या, ये कौन सी बैड इकोनॉमिक्स है, इसमें क्या गलत हो रहा है? ऐसा ही डेटा, ये बात आप अयोध्या के बारे में भी आप बता रहे हैं कितना चढ़ावा, और 700 करोड़ प्रतिवर्ष। मैंने किसी से पूछा आप अयोध्या गए, बोले हाँ, किसी कोई व्यक्ति गए थे, तो मैंने वहां पूछा भाई शहर कैसा है, तो बोले शहर बढ़िया हो गया, सड़क चौड़ी हो गई है, तो ये सारे काम वहां हुए, तो व्यापार भी बढ़ रहा होगा। तो यूपी में ने क्या एक अलग लीक दिखा दी है, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन धार्मिक टूरिज्म की वही है ना, ये क्या है? नहीं, यूपी में अब भाई वाराणसी, काशी, अयोध्या, महाकुंभ, तीन तो बड़ी चीजें हुई गई। ये जो राम सर्किट डेवलप कर रहे हैं पूरा, वो अलग होगा। देखिए, धार्मिक आयोजन तो पहले भी होते थे, ऐसा तो नहीं थी पहले नहीं होते थे, लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इसे एक हिंदू आस्था से जोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गर्व करना सिखाया लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि पहले धर्म की बात करना, अपने धार्मिक स्थानों पर जाना दकियानुसी माना जाता था। गोवा में आप कैसीनो में जाते थे, वो ठीक माना जाता था, लेकिन आप धर्म के दरवाजे पे जा रहे हो तो ये दकियानुसी माना जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद इसे छवि बदली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का आप देखिए कि हिंदुस्तान, वो कितने मंदिर खुद जाते, जहां जाते वो मंदिर में जाते। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो प्रधानमंत्री सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से उठ के ऑफिस से अपने घर से नहीं चले गए थे। 10 दिन तक, 12 दिन तक उन्होंने, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में तमाम जहां राम कथा हुई है वहां जाकर उन्होंने किया है। नासिक में उन्होंने पूजा की, साउथ में उन्होंने पूजा की, वैसा 10-12 दिन उन्होंने जीवन जिया, वो जमीन पर चटाई डाल के सोए। तो इस तरीके से व्यक्ति ने अगर अपने इसको करके एक प्रधानमंत्री करता है तो देश की जनता को लगता है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री अगर धर्म को लेकर इतना आस्थावान है और वो इसको जागरूक कर रहा है तो उसमें क्या गलत है। मुझे लग रहा है कि योगी और मोदी की सबसे बड़ा एक जो कंट्रीब्यूशन है वो है कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों में एक जो अटूट आस्था थी उसका उनके अंदर भाव जगा दिया। अब लोग कहते नहीं भाई हमारा धर्म है, उसके प्रति लोग एक अटूट आस्था रखते हैं। देखिए इतनी तकलीफ के बाद आदमी वहां जा रहा है तो धर्म के प्रति उसकी आस्था है, एक अटूट भरोसा है धर्म के प्रति, इसलिए वो वहां पर जा रहा है। तो मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण योगी और मोदी का जो लगातार हिंदुत्व का प्रचार है, धर्म को लेकर है, जिस तरीके से मंदिरों के निर्माण किए, जिस तरीके से बाकी जगह दर्शन करने प्रधानमंत्री मोदी हर बार जाते हैं, मुझे लग रहा है एक बड़ा कारण इसका ये भी है। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। अब विधानसभा में एक नई चीज शुरू की गई है
कि विधानसभा की कार्यवाही हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में भी सुनी जा सकेगी। अंग्रेजी भाषा को शामिल करने को लेकर के विपक्ष को ऐतराज हो गया। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो भाई हमने अंग्रेजी से पीछा छुड़ाया था, आप लोग फिर अंग्रेजी को ले आए, अंग्रेजी प्रेम क्यों इतना आप लोगों का? इसका जवाब योगी जी ने दिया। और ये जो नया सिस्टम शुरू हुआ है, इसकी जरूरत क्या थी, ये भी वो खुद बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को सुनिए। भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका अंग्रेजी का खंडी में न बोले, और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी। अब योगी जी कह रहे हैं समाजवादियों को केवल उर्दू से प्यार है, तो रेफरेंस बिल्कुल सीधा था। मतलब मुसलमानों पर प्रेम उड़लती है समाजवादी पार्टी, यही वो कहना चाह रहे थे कि उर्दू से बैर नहीं, प्रेम है, लेकिन बाकी जितनी भाषाएं हैं यूपी की उन सबसे ऐतराज है। मामला दरअसल ये है, जैसे आप लोकसभा की कार्रवाई भी सुनते हैं तो कभी किसी का मन आता है तो वो अपनी भाषा में बोलता है, भाई कोई अंग्रेजी में बोलता है, कभी कोई मान लीजिए साउथ का आदमी है तो कभी तमिल में भी बोलेगा। कोशिश वैसे लोग ऐसे करते हैं या तो अंग्रेजी में बोले या हिंदी में बोले ज़्यादातर, लेकिन वहां पर अगर आप किसी और भाषा में बोलना चाहें तो उसके लिए बाकायदा अनुवादक होता है। तो जो कान पर लगा के रखते हैं लोग सब इसलिए होते हैं कि कोई भाषा में बोल रहा है तो हमको पता चलता रहे कि ये कह क्या रहे हैं। ये सुविधा यूपी की विधानसभा में कर दी गई है। जब कोई ब्रज भाषा में बोलना चाहता है या अवधी में बोलना चाहता है, जो उसकी अपनी जिसमें वो कंफर्टेबल है विधायक, वो उसमें बात करे। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसका अनुवाद ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा। ट्रांसलेशन ज्यादातर हिंदी में या अंग्रेजी में होता है। इतना मामला था जिसको समाजवादी पार्टी ने बता दिया कि ये योगी आदित्यनाथ का अंग्रेजी प्रेम है, तो उन्होंने भी पलट के कह दिया कि आपको उर्दू से प्यार है। नहीं देखिए, मतलब मुझे तो लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अंग्रेजी को बढ़ावा देना और अंग्रेजी के साथ रहना दोनों में फर्क है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल, जो कहते हैं ना कि आप किसी भी तरह से संपर्क भाषा के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखेंगे तो अंग्रेजी है, हर कोई जानता है। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मॉडल को देखने समझने के लिए दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। बीच बीच में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, कंपनियों के प्रतिनिधि विधानसभा में आकर वो कार्रवाई देखते हैं, तो इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और उसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी जोड़ा गया तो ये हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं, इनको शामिल करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें विरोध की वजह कहां आती है। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, कल से अंग्रेजी में सारी कार्रवाई, योगी जी खुद हिंदी में बोलते हैं, पूरा मंत्रिमंडल उनका हिंदी में बोलता है। अगर कोई अंग्रेजी में बोलना चाहता है तो उसको आप ऐतराज कैसे कर सकते हैं? फिर मैं कह रहा हूं, अंग्रेजी को बढ़ावा देना एक अलग चीज है, लेकिन अंग्रेजी जानना, अंग्रेजी समझना, ये तो आज की जरूरत है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको आपको समझना पड़ेगी, तो स्वागत योग्य है। अब जरा मायावती जी की बात कर ले। मायावती जी को लेकर उदित राज कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वैसे कई पार्टियों में रह चुके हैं, मुझे नहीं याद ये बसपा में भी रहे कि नहीं रहे हैं। बीजेपी में रहे, बीजेपी में बीजेपी के सांसद बीजेपी में सांसद है, 2014 में इनको सांसद, दिल्ली से सांसद थे 2014 में। कांग्रेस से लड़े फिर हार गए। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी। सर, इन्होंने एक बयान दे दिया, काफी खराब बयान है। हालांकि वो संज्ञाओं में बात कर रहे थे कि भाई महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तुम्हारा कोई संबंधी भी अगर है, युद्ध है ये, तो मारना है, उसको मारना है तो मारो। ये बात वो कह रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि पिछड़ों के और सबसे दलितों के आंदोलन को सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो मायावती ने दिया है, अब उनका गला घोंटने का वक्त आ गया है। ये उनका स्टेटमेंट था। मैं आपको पूरा स्टेटमेंट सुनाता हूं। इस पर बड़ी मायावती जी की जो पार्टी है पूरी बड़ी आग बबूला है। उन्होंने तो ट्वीट में कहा है कि भाई ऐसे आदमियों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके भतीजे आकाश आनंद ही नाम है सर, आकाश आनंद, उन्होंने बड़ा कहा कि भाई हम ऐसा सहन नहीं करेंगे, कोई हमारे नेता के बारे में ऐसा बोले। एक बार उदित राज की बात आप सुन लीजिए। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। सर, केवल इस टिप्पणी की बात नहीं, इस पर तो आप कहिए ही, ये क्या दलित वोट को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या नए सिरे से खींचतान शुरू हुई है? नहीं, खींचतान तो लोकसभा चुनाव से ही चल रही है। ठीक है। और बल्कि उसके पहले से, जब से मायावती जी का ग्राफ नीचे गिरा है,
तब से बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों की कोशिश है कि उनका जो दलित वोट है उसको हम तरफ ले लें। एक बड़ी संख्या में 2022 के चुनाव में दलितों का रुझान बीजेपी की तरफ गया, लेकिन लोकसभा चुनाव हुए उसमें दलितों का जब संविधान वाला जो नैरेटिव जो राहुल गांधी ने तैयार किया, तो वो एक बड़ा सेक्शन जो है वो कांग्रेस और ये मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ आया। वो लड़ाई अभी जारी है। उदित राज जी के इस बयान की मजम्मत की जानी चाहिए। वो ये कह सकते थे कि मायावती जी की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है, या उनकी राजनीति को पीछे करने का समय आ उनका गया जो है। आरोप है कि मायावती जी ने इस मूवमेंट को धोखा वो दिया। आरोप लगाइए, कुछ भी लगाइए, आरोप वो लगाएं, मायावती उन पर लगाएं, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, लेकिन किसी का व्यक्तिगत गला घोटने की बात कहना ये ठीक नहीं है। और इससे कोई कांग्रेस को फायदा होने नहीं जा रहा इस तरह के बयान से, बल्कि नुकसान ही होता है। अब आप देखिए, एक बयान पित्रोदा साहब ने दिया, कांग्रेस को किनारा करना पड़ा, उससे करना पड़ा ना। अभी देखेगा इस पर भी आ जाएगा थोड़ी देर के, ये उनका व्यक्तिगत बयान इससे हो जुड़ी हुई बात बताता हूं आपको। राहुल, आपको याद है राहुल गांधी सुल्तानपुर गए थे पिछली बार, और वहां उनको एक चप्पल बनाने वाले मिल गए थे, और बहुत गरीब आदमी थे वो, उन्होंने उनको एक मशीन गिफ्ट की कि आप मशीन से जूता सिलिए। तो वो अब मिलने के लिए लगभग 1 वर्ष के बाद दिल्ली आए, मगर आए क्या, मतलब उनको बुलाया गया, टिकट भेजा गया। वो उन्होंने खुद अपने उसमें बताया कि उनको गाड़ी, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी खड़ी थी, गार्ड खड़ा था, फिर हमको लेकर के मतलब पूरे सम्मान के साथ उनको लाया गया। होटल में लेकर के गए, हम 3 दिन रुके। वो पूरा वीडियो जारी किया, अगर है तो स्क्रीन पर डालिएगा ना। राहुल गांधी से पूरी मुलाकात घर में हुई है उनकी, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। उनका नाम है रामचेत मूची हैं, सुल्तानपुर के, और जूता चप्पल बना करके लाए थे सोनिया जी के लिए, प्रियंका जी के लिए 2-2 जोड़ी चप्पल बना करके लाए थे। तो वो उस वीडियो को राहुल गांधी की टीम ने जो है शेयर किया। ये रहे राहुल गांधी से गले मिले रामचेत, फिर सोनिया जी आई, सोनिया जी का पांव छूकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी बेटी, दामाद, नाती सबको लेकर के गए थे, सब परिवार गए थे उनको। देखिए, ये मैं इसके बारे में बताऊं कि ये जो वर्ग है जो ये चमड़े का काम करता है, मतलब व्यवसाय जिनका जूते बनाने का, इनकी तादाद उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे ज्यादा है। सबसे मायावती जी की मायावती जी इसी वर्ग से आती हैं, जाटो वर्ग जो है। तो ज्यादातर जो दलित राजनीति के जो बड़े चेहरे हुए हैं देश में, जगजीवन राम जी इसी वर्ग से थे, तो वो जो है इसी वर्ग से हुए, क्योंकि ये सबसे दलितों में सबसे बड़ा प्रभावशाली वर्ग है। आगरा वगैरह में तो इनके तमाम मतलब इस वर्ग आगरा तो हब है, हाँ हब है, और वो तो कई मतलब अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं जो आप वोट की बात कर रहे थे ना, तो दलित वोट की, हाँ, उसी तो एक बयान है सर, इस पर सुनवा दूं? जी बिल्कुल। DJI drone made in China. This has come from the toy industry, and that's really the. ये इसकी बात हम लोग आगे करते हैं, जो ड्रोन वाला भी बात। हाँ, पहले आप दलित वोट का हमें कैलकुलेशन बता। मैं कहता कि तो वो जो दलित वोटों में मतलब उसमें सबसे बड़ा वर्गीय है। माना यह जाता है कि जिस वर्ग का, इस वर्ग पर जिसका प्रभाव होता है, जिस दल का, तो दलितों की एक बड़ी संख्या उस तरफ जाती है। जब कांशीराम जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो इसी जाटो समाज के नेतृत्व में हुआ, बाकी सारे दलित समाज उसमें जुड़े। हालांकि अब थोड़ी स्थिति बदलने लगी है। अब जो दलितों के दूसरे वर्ग हैं, जैसे पासी समाज है, वाल्मीकि समाज है, धोबी समाज है, और जो समाज हैं वो भी अपना एसर्ट कर रहे हैं, और उनके भी तमाम नेता, क्योंकि जाटों के बाद दूसरी बड़ी आबादी पासियों की है। प्रीडोमिनेंट जाति ये है, और संख्या भी इनकी है, और पॉलिटिकली बहुत अवेयर जाति है ये, मतलब राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा। उसके बाद पासियों का नंबर आता है, फिर वाल्मीकि है। तो ये तो बीजेपी उन बाकी कम्युनिटीज पर भी काम करती है। बीजेपी तो सब पे काम करती है। बीजेपी की यही तो खासियत है, वो तो जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, प्रीडोमिनेंट उस, और अगर वो बीएसपी के साथ है तो उसके अलावा जो दूसरी जातियां हैं दलितों की, उन पर काम करती है, ताकि भाई जैसे पिछड़ों में उसने काम किया, यादवों के अलावा उसने दूसरे पिछड़ों में ये मुलाकात राहुल गांधी की रामचेत जी के साथ उसी कड़ी की एक्सरसाइज है। एक मैसेजिंग है ये मैसेजिंग है उस दलित समाज को, और खासकर जाटो समाज को ये मैसेजिंग है कि हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी सर 2006 आप अगर देखेंगे 9 में कलावती से भी मिले थे, महाराष्ट्र में विदर्भ में गए थे, कलावती से मिले थे। याद है अभी तक? बिल्कुल याद है, महाराष्ट्र का मामला तो ध्यान था, कलावती से मिले थे। और फिर 2014 तक राहुल गांधी की सरकार रही, कलावती के घर आप गए, आपने भोजन किया, लेकिन कलावती की दुर्दशा उसकी वैसी की वैसी रही। और बाद में आप देखिए, अभी लोकसभा में अमित शाह ने जब कहा, रामचेत जी का तो उद्धार हो गया, मतलब मैं आप एक व्यक्ति देखिए, अच्छा हुआ उनके लिए, अच्छी बात है, इसमें कोई तो नहीं कि आपने मदद कर दी, आज उसकी 2 दुकान हो गई है, वो परिवार एक अच्छे से कर रहा है, काम मिल रहा है। लेकिन ये ठीक है, एक मैसेज देने के लिए ठीक है, लेकिन क्या उस पूरे समाज का भला हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जहां आपके राज्य की सरकार है
वहां आप कीजिए ना। केंद्र में आपकी सरकार थी उस समय, आप कलावती से मिलने गए। विदर्भ में कितने महिलाओं के लिए आपने की सरकार ने उस समय किया? प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। सिर्फ आप भोजन करने जा रहे हो तो आप अपनी सरकार से बोलिए, प्रदेश की सरकार से, केंद्र की मनमोहन सरकार से कहते हैं कि भैया कलावती की स्थिति है, और हिंदुस्तान में जितनी ऐसी कलावती की स्थितियां है उन सबको उबारने के लिए आप क्या कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं? राहुल गांधी ऐसी एक्सरसाइज और मुलाकातें करते रहते हैं। हरियाणा में अब ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, आप महिलाओं से मिले थे। आप ट्रक ड्राइवर के चले जाते हो। हाँ। आप अभी जूस बनाते हो, वो ठीक है, आप जा रहे हो, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे आपकी राजनीति में और उनके जीवन में अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलना, कि ट्रक ड्राइवर से मिल लिए, मिस्त्री से नहीं, आप मिल लिए, वो मैकेनिक बात से अलग मिल है। लिए। आप यहाँ तो एक कम्युनिटी को मैसेज है ना पूरी। मुझे नहीं लगता इसको मैसेज जाएगा एक पूरी कम्युनिटी की। आपने से एक को उसको सिलाई मशीन दे दी जूते सिलने के लिए, वो आपके लिए 2 जोड़ी जूते ले आया, आपने उसका वीडियो जारी कर दिया। इसका मतलब नहीं है कि अगले विधानसभा में सारा जाटो वोट आपके पास आ जाएगा। देखिए, नेता इस तरह मैसेजिंग करते हैं। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने अर्धकुंभ में दलितों के पैर धोए थे, हाँ, वो करते हैं, हमेशा करते तो किया कि नहीं किया? तो वो भी मैसेजिंग थी। अब ऐसा थोड़ी जिन दलितों के पैर धोए थे उनका पूरा उद्धार हो गया, वो करोड़पति हो गए होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मैसेजिंग थी समाज में बराबरी लाने के लिए। जब लीडर इस तरह करता है, कोई भी लीडर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, नेता विपक्ष हो, या कोई और भी नेता हो, आपने तो सामान्य व्यक्ति सवाल आ गया, एक सवाल है, एक मैसेज जाता है। एक अंतर है। अब मुझे बताएं कि मतलब क्या ये मैं ठीक सोच रहा हूं? प्रधानमंत्री जब उनके पांव धोते हैं तो जमीन पे बैठते हैं, बारात आती है, पानी से अपने हाथ से पांव धोते हैं नीचे जमीन पर बैठ करके। जब वो काशी विश्वनाथ धाम बनता है, कॉरिडोर बनता है, तो वहां पर सारे जिन्होंने बनाया उन लोगों को सम्मानित श्रमजीवियों के बीच में जाकर के बैठ करके तस्वीर खिंचाते हैं। राहुल गांधी का उनको सम्मान देने का जो तरीका है, उनको अपने घर बुलाना है कि आप हमारे घर आइए, मिलिए। ये आप नोटिस करेंगे, सब लोगों को वो कहते हैं हमारे घर आके मिलिए। प्राइम मिनिस्टर जमीन पे बैठ के बात कर रहा है, नहीं, देखिए, इनको आप कह रहे हैं हमारे घर आके। दोनों का अलग तरीका है। घर बुलाना भी अच्छी बात है और जमीन पे बैठ के सम्मान करना भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि कोई, अब उनका अपना तरीका, अब एकदम प्राइम मिनिस्टर को कॉपी करने लगे तो कल को ये होगा तो प्रधानमंत्री जी कॉपी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना तरीका ये निकाल लिया कि घर बुला के हम सम्मानित करेंगे। ठीक है, नहीं, देखिए, एक तो एक इसकी आलोचना तो हो ही नहीं सकती। नेता अगर किसी को भी, समाज के किसी तबके के व्यक्ति को अपने घर बुला रहा है तो ये अच्छी बात है, ये करते रहना चाहिए। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है? आप प्रतीक क्या चुनते हैं और जब आपको अवसर मिलता है तो आप काम क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हम दलितों का पांव पखार रहे हैं, तो वो घर में सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री शहरी और गरीब आवास योजना में घर है, वो दलितों के नाम जाता है, बिना किसी संकोच के जाता है। जब वो कहते हैं कि महिला की बड़ी पीड़ा होती है, हमारी माँ भी धुएं में उसकी आंख जाती थी, तो वो पूरी तरह से एलपीजी का काम हर घर तक पहुंचता है, रसोई गैस पहुंच जाती है, अब तो पीएनजी भी पहुंचती हुई धीरे धीरे दिख रही। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ये सब करने जा रहे हैं, तो महिलाओं के लिए पोषण आहार की व्यवस्था करते हैं। एक दिन किसी एक महिला को बुला के फल खिला देना, ये तो प्रधानमंत्री के लिए कुछ ही नहीं। 10, 20, 50 महिलाओं को बुलाएं और वो गाते नाचते फोटो भी करवा लें। सवाल यहां है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं क्या जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ता है? हरियाणा का चुनाव आएगा तो बढ़िया शानदार वाले माइक लगाकर एकदम सेंसिटिव 10-12 कैमरे के साथ खेत में वो किसान हो जाते हैं। पंजाब का चुनाव आएगा तो ट्रक ड्राइवर के साथ वो चले जाते हैं, सिद्धू मूसेवाला का गाना पसंद आने लगता है। देश में जब आता है तो अचानक उन्हें दलित की चिंता होने लगती है। अब उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति खराब फिर से ना हो जाए, तो वो एक कम्युनिटी को पकड़ने लगते हैं। इस सब की आलोचना कोई नहीं कर सकता। ये अच्छे काम है, नेता को करना ही चाहिए, लेकिन क्या इससे उस वर्ग की सूरत बदलने का कोई काम हो रहा है? उसका जवाब आता है नहीं। तो वो सरकार ही करेगी ना, वो राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं? अरे तो जहां सरकार है वहां तो करेंगे ना, कोई तो एक मॉडल होना चाहिए ना। आपके पास सरकारें नहीं है क्या? कर्नाटक की सरकार है, वहां का मॉडल बता दीजिए। आपके पास तेलंगाना की सरकार है, वहां का मॉडल बता दीजिए। दोनों समृद्ध राज्य हैं। हिमाचल की सरकार है, वहां का मॉडल बता दीजिए। आप कोई भी काम जो कर रहे हैं वो होता हुआ नहीं दिखता है, आप बात खूब करते हैं। और फिर जो दूसरी बात है, कभी आप मैकेनिक बन जाएंगे, कभी मोची बन जाएंगे, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाएंगे, कभी किसान बन जाएंगे, कभी मतलब आपके मन में जो कुछ आता है, कभी पुताई भी करने लगते हैं, व्हाइट वॉश। अब ये भी सोचिएगा, जब अब ये कौन सी समझदारी है भाई? ठीक है, आपको उन लोगों का जीवन बेहतर करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन आप खुद ही व्हाइट वॉश करने लगे। हम दो बातें और राहुल गांधी से जुड़ी हुई हैं। एक मिनट रह गया बस। एक लाइन, ऐसा नहीं, जब यूपीए सरकार थी तो मनरेगा लाई गई थी, मनरेगा का सबसे ज्यादा फायदा दलितों को ही हुआ था। फूड सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक्ट है उसका, जिसकी बदौलत आज 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उसी फूड सिक्योरिटी एक्ट से दिया जा रहा है। कुछ काम तो आप कांग्रेस से छीन ही नहीं सकते। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन,
फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, सौरभ जी, काम आज तो तक कोई चल रहे नहीं हैं। छीन सकता है। मनरेगा कच्चा काम होता था। मनरेगा के ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक कैसे कमाई करते थे। भ्रष्टाचार का अड्डा था। भ्रष्टाचार का अड्डा था, लेकिन भ्रष्टाचार तो हर योजना में होता है भाई आपको साहब। कहना पड़ेगा। भ्रष्टाचार आज की योजना में नहीं हो रहा है क्या? क्या राशन में नहीं हो रहा मैं भ्रष्टाचार? फिर कह रहा लेकिन हूं, कल्याणकारी योजना है, मनरेगा कल्याणकारी योजना थी। कच्चे काम का था, जिसपे हर्षवर्धन, पता ही नहीं होता था स्कीम कि चल क्या रही काम है, हुआ। स्कीम चल रही है ना आज तक। हाँ, पक्के काम के साथ चल रही सही है। तो चल रही है। योजना को सुधार कर चल रही है। हाँ, तो सुधार किया, तो ठीक है। उसका सही उपयोग हो रहा है। अब रजिस्टर नहीं फाड़ दिया जाता है। सवाल पहले दिन से कोई योजना परफेक्ट नहीं होती है। जब योजना का चलिए, इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका परफेक्ट। सर, दो बातें एक और है ये, क्योंकि खबर बड़ी है तो इस पर मैं अगले सेगमेंट में लंबी बात करूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कल मीटिंग हुई थी मोदी जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी की। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे जल्दी से। लेकिन जो वो ड्रोन वाला जो पहले चल गया था गलती से, अब एक बार चला दीजिए मुझे, 1 मिनट के लिए दीजिए। ड्रोन वाला वीडियो जो राहुल गांधी का था, इसकी बात नहीं कर पाए हम लोग प्रोग्राम में। सुन लें जरा। And that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing. And the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating on this. And the sad fact, we don't make any of the components inside it. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how. What we are seeing here is innovative technology of the motor, high quality optics, telecommunication equipment, and essentially राहुल गांधी की इस वीडियो पर बड़ी धुलाई हो रही है। तुमने कहा इस पर एक बार बात तो करें। राहुल गांधी ने एक ड्रोन दिखाया, चीन खुद बताया चीन का बना हुआ ड्रोन है। बाद में लोगों ने बताया कि भारत में बैन है और आपने इसको उड़ा दिया। वो भी राहुल गांधी नहीं होते तो जेल में होते। हवाई प्रतिबंधित आप न करिए क्षेत्र के राहुल जी अंदर। के हाँ, चक्कर बिल्कुल में। बिल्कुल। राहुल गांधी नहीं होते तो जेल में लेकिन होते। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं मैं उस पर बात करना चाहता हूं। क्या उन्होंने गलत कहा जिसकी वजह से बीजेपी पिल पड़ गई उन पर कि आप चीन की बड़ाई इतनी करते हैं? वो कह रहे हैं ये ड्रोन भारत में बनता है क्या? नहीं। इसके कंपोनेंट मिलते हैं क्या भारत में? नहीं। आज पूरी दुनिया में युद्ध लड़ने का तरीका बदल गया। अब ड्रोन से लड़ाई होती है, ड्रोन की रेजिमेंट बनेगी। अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध में ड्रोन टैंकों को गिरा रहा है। तो हमें उस तरफ जाने की जरूरत है। चाइना उसमें हमसे बहुत आगे निकल गया है। इस किस्म का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत है हमें भारत में। ये बात वो कह रहे हैं कि ये हम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां हमें पहुंचना है। अब इस पर जो पूरी ड्रोन इंडस्ट्री है, क्योंकि वो भी सबका संगठन है, वो लोग भी बोल रहे राहुल गांधी हमारी जो है हमारा आत्मबल गिराने का काम कर रहे हैं चीन की बड़ाई करके। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं, बात मुद्दे के हिसाब से तो ठीक है कि ड्रोन के ऊपर, लेकिन यही मोदी सरकार है कि जो एडवांस ड्रोन अमेरिका से अभी खरीद रही है। और ये एक समय तब भी था कि जब कारगिल यहाँ बनाओ ना, बना क्यों हुआ ना क्या, उसका भी एक उदाहरण मैं बताता हूँ ना। जब कारगिल वॉर हुआ था तो जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से ड्रोन मांगे थे तो अमेरिका ने ड्रोन देने से मना कर दिया था। उसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जब पीएम बने तब उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे पास क्षमता है। तो प्रधानमंत्री का आप देखिए ना, मेक इन इंडिया विजन क्या है। देश के अंदर आज हर चीज बन रही है, ड्रोन भी देश के अंदर बनने शुरू हो गया। लेकिन अगर राहुल गांधी चीन का एक ड्रोन अगर बिना अनुमति के उड़ा देते हैं, उड़ाना और वो अलग बात है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि बात करना क्या गलत है? तथ्य के तौर पर 40 से ज्यादा कंपनियां हैं जो इंडियन कंपनीज ड्रोन बनाती हैं। हमने ड्रोन के जरिए सर्विलांस, निगरानी, मॉनिटरिंग शुरू कर रखा है। इसलिए ये जो कहे राहुल गांधी इन कंपैरिजन टू चाइना हम कमजोर हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। उनका कहना था कि असेंबली हम कर रहे हैं, ज्यादातर कंपोनेंट चाइना से आ रहे हैं। नहीं, तो हमें कंपोनेंट ही बनाने चाहिए। लेकिन जो है वो बना रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि चाइना सब कुछ कर रहा है, हम कुछ कर नहीं। आइए बात करते हैं दिल्ली की। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? अभी नाम किसी को नहीं मालूम है, सच में किसी को नहीं मालूम है। यही बीजेपी की, आप किसी भी छोटे बड़े से लेकर बड़े नेता से बात कीजिए, सब कहते हैं कि भाई ये तो नंबर 1 नंबर 2 के बीच की बात है, वहीं नाम तय होगा और उसके बाद फाइनल होगा। लेकिन एक विधायक दल की बैठक कराई जाएगी, क्योंकि वो भी एक परंपरा है, और उसी में जो है वो नाम अनवील किया जाएगा कि भाई ये होंगे। अब वो इन 48 में से कोई भी हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने एमपी देखा, आपने राजस्थान देखा, तो कहीं से भी कोई भी नाम आ सकता है। अब दिल्ली के अंदर लेकिन कुछ नाम चर्चा में हैं, वो हम लगातार उसकी बात कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर वो चल रहे हैं। जैसे कि महिलाओं में 3 नाम है, रेखा गुप्ता, शिखा राय, पूनम शर्मा, परवेश वर्मा ने जिन्होंने केजरीवाल जी को हराया, विजेंद्र गुप्ता बहुत पुराने सांसद हैं। चला दीजिए एक बार जरा नाम, एक बार अच्छे से चला दीजिए। सरसा जी हैं। विजेंद्र गुप्ता जी का नाम चल रहा है, एलओपी 2 बार एलओपी रह चुके हैं। ग्राफिक दे दीजिए नामों चेहरों वाला। हाँ, ये फिलहाल आप जो थे, हाँ ये नाम फिर आ गए। सिरसा जी का भी नाम लेने वाले लोग हैं कि भाई एक सिख समुदाय से हो जाए तो। मोहन बिष्ट जीतते हैं, करावल नगर से जीतते हैं शायद। आशीष सूद का नाम चल रहा है, ये कैलाश गहलोत भी आ गए। अभी एक कैलाश गहलोत की बात कर रहे थे, कैलाश गहलोत का नाम भी आ गया। हालांकि अभी अभी आए वहीं। सतीश उपाध्याय जीते हैं, ये पुराने अध्यक्ष हैं इनके। तो ये कुछ चर्चित नाम है, इसलिए ये स्क्रीन पर है। इसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं में से कोई होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा ये तो कोई नहीं जानता कि कौन बनेगा। जिसको न बनवाना उसका नाम डाल दो। ये भी सही है। आजकल बीजेपी में ये भी जोक चलता है कि जिसका नाम मीडिया ने चला दिया वो तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आजकल ये जोक चलता है कि कोई भी भजनलाल मिल जाएगा, कोई भी भजनलाल मिल जाएगा। ठीक बात है।
तो यार ये तो खैर बात है ही। अब आपको रामलीला मैदान की तैयारियां में बताया था। इतना तय है कि कल आपको ये नाम पता चल जाएगा, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक तय है और परसों 4:30 बजे रामलीला मैदान में शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब 2-3 बातें। रामलीला मैदान क्यों? रामलीला मैदान से ही जुड़े हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की जितनी भी राजनीतिक कभी लेगेसी हुई है या उनका जो भी पॉलिटिक्स हुई है वो रामलीला मैदान से तो शुरू हुई। यही उन्होंने अन्ना आंदोलन के पीछे वो थे, अन्ना आंदोलन के आगे, फिर अन्ना पीछे हो गए, अरविंद केजरीवाल आगे आ गए, यही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, यही उन्होंने मुख्यमंत्री बने तो शपथ ली। तो सब कुछ, उनकी सारी राजनीति रामलीला मैदान से ही शुरू होती है और बीजेपी उसे रामलीला मैदान पर ही रोक देना चाहती है कि अब ये रामलीला मैदान हमारा हुआ। अब एक ऐसा हम यहाँ कार्यक्रम करेंगे कि लोग भूल जाएंगे अरविंद केजरीवाल को। जो जानकारियां कुछ आई हैं कि 250 तो उसमें सर केवल धर्माचार्य ही बुलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जितनी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं दिल्ली में, उनके प्रधानों को वहां पर बुलाया जा रहा है। वो एक बड़ा सफाई कर्मचारी, क्योंकि वोट मिला इस बार बीजेपी को और वो केजरीवाल का खास वोट था। सफाई कर्मचारियों को वहां पर बुलाया जा रहा है। इसके अलावा इनके सांसद, मंत्री, एनडीए के, बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्री, सब लोगों को यहाँ बनाया जाएगा। रामलीला मैदान बड़ा ऐतिहासिक है ये। रामलीला की दृष्टि से तो है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक है। जयप्रकाश जी की रैली यहीं हुई 1974-75 में। उसके बाद जनता पार्टी जब जीती तो 77 में जो विजय रैली हुई वो भी रामलीला मैदान में हुई। और जितने बड़े राजनीतिक आयोजन हुए किसी पार्टी के, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में ही होते हैं। तो इसलिए दिल्ली का रामलीला मैदान राजनीतिक रूप से बहुत ऐतिहासिक है। तो सही है ना कि बीजेपी और रामलीला मैदान और अरविंद केजरीवाल वाला कनेक्शन जो है वो मिटा देना चाहती है, मतलब कम से कम धूमिल कर देना चाहती है। बीजेपी कहती है कि तुम्हारा थोड़ी है, ये तो हमारा पुराना रहा, जनता पार्टी के जमाने से। तो इसलिए रामलीला मैदान जो है और रामलीलाएं जो है वो तो होती है। हालांकि विचित्र बात है, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी के नेता भी जाते थे यहाँ। सब जाते थे उस वक्त, कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सारे नेता जाते थे, आंदोलन का समर्थन करते थे। और कभी तो कहा ही जाता है कि संघ का समर्थन था पूरे आंदोलन को। बाद में सभी लोगों ने कहा, इस बात को माना कि, और जब संघ का मतलब है तो फिर बीजेपी के तमाम नेता जाते हैं। केजरीवाल जी ने 3 बार शपथ जो है यहीं ली, रामलीला मैदान में ली। तो ये तो हो गई बात इसकी। अब क्या चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन अभी तक बना नहीं है, तो लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में खींचतान तो चल ही रही है। बीजेपी वाले रोज बोलते हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले सब जो है लाइन लगा करके पेशी होगी इनकी, एक बार हमारी सरकार बन जाए, ये सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटेंगे, इनके पास और कोई काम नहीं बचेगा, हमने इनको बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है, सब अदालत की लाइन में लगेंगे। ये वो पूछ रहे हैं बार बार कि भाई तुम अपना मुख्यमंत्री तो दे दो, उसके बाद बात करना जो करना है। तुम सीएम नहीं बना पा रहे, तुम में इतना झगड़ा है दिल्ली के अंदर। एक स्टेटमेंट मनजिंदर सिरसा का आया, उन्होंने सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल कहाँ है, अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है। अच्छा, ये सवाल है। 5 तारीख को नतीजा, 8 तारीख को नतीजा आ गए थे, आज 18 तारीख हो गई, पूरे 11वां दिन है। वीडियो आया था अरविंद केजरीवाल का जिसमें उन्होंने हार स्वीकार बस जब उसके बाद से नहीं देखे। हाँ, उसके बाद से नहीं दिखे, उसके बाद से वो कहीं नजर नहीं आए। तो वही सिरसा पूछ रहे हैं कि कहाँ है। 2 बयान एक बार कुछ सुना रहा हूँ जी, वीरेंद्र सचदेवा और मनजिंदर सिरसा की बात सुना। बैठक में बेरोजगार हो गए आप लोग, तो आप लोगों को काम चाहिए। और मैं आज बता रहा हूं आपको, पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं, आतिशी मान लेना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, सरकार का गठन होगा, उसके बाद आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी में जाना है। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वो तो बेचारों की फ्रस्ट्रेशन है। कोई भी जब इंसान हारता है तो उसको ऐसे झटके लगते हैं। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी को कितना बड़ा झटका लगा है कि वो अभी तक बोल ही नहीं पा रहे। जो इंसान चुप नहीं करता था वो पिछले 10 दिन पे एक बार बोल नहीं पा रहा। तो ये स्वाभाविक होता है। आतिशी जी को भी ये झटका लगना स्वाभाविक था। और फिर जैसे सचदेवा जी ने कहा, तो बेचारे खुद ही टेम्परेरी थे। पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा सीएम आया जिसको उसके पार्टी के प्रधान ने कहा कि ये टेम्परेरी है। इससे पहले तो कभी देश में सुना नहीं है कि टेम्परेरी वर्ड भी होता है सीएम के लिए। ये बड़ी दुखदाई बात थी, लेकिन ठीक है, आतिशी जी हैं, सब बर्दाश्त कर रही हैं। दोनों बातों पर जरा चर्चा हो जाए। बीजेपी वाले कह रहे हैं सारे आपके सीनियर से सीनियर नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनोज सिसोदिया सब जेल के चक्कर काटेंगे, अदालतों के चक्कर काटेंगे, और वो पूछ रहे हैं केजरीवाल जी है कहाँ। नहीं, देखिए, ये तो मतलब एक तो ये कि लोग कह रहे हैं कि भाई अभी उनको कानूनी लड़ाई लड़नी है, जेल वेल का चक्कर है, ये तो परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता रहे होंगे, तो ये ठीक ही है। वैसे भी इतनी जिसको कहें कि हेक्टिक एक्सरसाइज होती है इलेक्शन, तो उसके बाद जब आदमी हार जाता है, अपनी सीट भी हार गए, तो संकट में होंगे तो वो। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, भाजपा के लोग नहीं भी कहें
तो क्या जो अदालत में याचिकाएं हैं जो चल रही हैं, जो ईडी सीबीआई के मामले हैं, वो बंद हो जाएंगे? वो बंद तो होने वाले नहीं। और विशेष करके 3 लोग, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इनके खिलाफ तो गंभीर मामले हैं। हवाला का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, जो मनी ट्रेल पकड़ी गई है उसका मामला है, शराब की पॉलिसी बदल दी, साउथ लॉबी कहां आया, पंजाब और गोवा के चुनाव में पैसा कहां खर्च किया। तो ये सब कुछ होने वाला है। तो मुझे लगता है भाजपा के नेता सिर्फ उसको याद दिला रहे हैं, और वो चुनाव जीते हुए तो जाहिर है। लेकिन हाँ, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। भाई 8 तारीख को हो गया, ठीक है, अब आप कह रहे हैं 20 को शपथ ग्रहण करेंगे, इसका मतलब तय ही होगा। और मैं ये नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं किया होगा। ठीक है, सहमति बनाने का प्रयास चल रहा होगा कि एक नाम ऐसा हो, लेकिन पूछना तो जायज है। ये सवाल सहमति बनाने का मतलब क्या, कोई कहीं झगड़ा है क्या? नहीं, सहमति बनाना कई बार ये भी होता है ना कि आप तय कर लेते हैं, उसके हिसाब से लोगों का मन बनवा लेते हैं। जो सबसे अच्छा सलाह देने वाला होता है ना, वो बोध का आदेश कहिए, आदेश नहीं, सबसे अच्छा जो सलाह देने वाला होता है, कहा जाता है ना, एक बड़े अच्छे सलाह देने वाले थे, उनकी कई गांवों में लोग बात मानते थे, तो उनके बेटे ने कहा कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं, तो कहे आ जाओ तुम भी कुछ दिन बैठो। बेटा बैठने लगा, वो जो आता था, जो उसके मन में आता था, वो सलाह वो दे देता था। कुछ दिन बाद वो सब लौटने लगे, तो पिता ने कहा तुम मेरे बगल में बैठ के देखो, पहले मैं उसकी बात सुनता हूं, फिर उसको अपने लिहाज से तैयार करता हूं, फिर दोनों के बीच में जो एक जगह होती है वो वाली सलाह देता हूं, जो उसके मन में भी थोड़ा सा था, हाँ ये कर लेना चाहिए। तो सलाह देना हमेशा कठिन काम होता है। तो ऐसे ही सहमति बनाना भी थोड़ा कठिन काम होता है राजनीति में, तो वो सहमति बनाई जा रही है। वैसे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? कुछ खबर आपको सर अरविंद केजरीवाल की? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो हार स्वीकार करने के लिए सामने आए थे। उसके बाद जब पूरी कैबिनेट और पूरे विधायक पंजाब के दिल्ली बुलाए गए थे, तब 20 मिनट के लिए आए थे। 20 मिनट के बाद वो चले गए थे। उनके साथ उन्होंने लंच भी नहीं किया। विधायकों ने कहा था साथ में लंच करते हैं, तो उन्होंने लंच नहीं किया, वो चले गए वापस। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की कोई खबर नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि विधायकों ने ये भी कहा है कि भाई विधायक दल का नेता चुन लिया जाए, कि कौन विधायक दल का नेता उनको होगा। भी तो चुनना है, सही बात है। बिल्कुल, तभी तक उन्होंने विधायक दल का नेता भी नहीं चुना है कि उनकी पार्टी का विधायक दल का नेता कौन होगा। इसके अलावा जब उनके अभी 4 कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो उसके बाद खबर ये भी आ रही कि मेयर ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आप विधायक पार्षदों की एक बैठक बुला लीजिए। बड़ा असंतोष है, 4 पार्षद चले गए, और पार्षद अगर चले गए, अप्रैल में फिर मेयर का चुनाव है, तो अरविंद केजरीवाल ने अभी पार्षदों की भी बैठक नहीं बुलाई है कि भाई क्या करना है, नगर निगम में कैसे काम करना है, अपनों को कैसे हिम्मत बना के रखना है। तो मुझे लग रहा है कि जो आघात लगा है वो बहुत गहरा लगा है अरविंद केजरीवाल को, अभी वो उभर नहीं पाए। और आप एक चुनाव हार जाते हैं, तो आप जो प्रतिद्वंदी आपसे चुनाव जीत जाता है, आप कम से कम उसे कटसी में बधाई तो देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा को बधाई तक नहीं दी अभी फोन करके। आप चुनाव हार गए, लेकिन आप एक बधाई तो दे सकते हो ना कि ठीक है भाई मैं हारा हूं, लेकिन विजेता उम्मीदवार को बधाई हो। अबे शौक में सब आप वाले भी। आप हार गए, आप नई दिल्ली में एक दौरा नहीं कर रहे हो। अब मैं हार गया हूं, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पे आने वाले वक्त का एक छोटा सा उदाहरण जो है वो आपको दिखाता हूं, दिल्ली में क्या क्या हो सकता है। रविंदर नेगी पटपड़गंज से जीते हैं, बड़े जुझारू किस्म के नेता हैं ये, और वहां पर एक कैंप ऑफिस बना हुआ है, क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक भी थे, डिप्टी सीएम भी थे। तो ये कैंप ऑफिस है इनके पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं भी जब वहीं से रोज गुजरता हूँ तो मुझे दिखता है ये, तो कोई अंदर नहीं गया था इसके। लेकिन अब ये इन्होंने एक वीडियो बनाया और ये बता रहे थे कि ये कैंप ऑफिस में जो कुछ लगा था आम आदमी पार्टी वाले सब उखाड़ के ले गए, कुर्सियां तक नहीं छोड़ी। वहां पर 250-300 कुर्सियां थी, वो भी ले गए। एसी लगे हुए थे, एसी निकाल के ले गए। बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, टीवी निकाल के ले गए। खाली बस खोखा है कि कंटेनर जैसा ये छोड़ गए कैंप ऑफिस के नाम पर। तो उन्होंने पूछा ये सरकार का पैसा था, आप लोग इसको कैसे ले जा सकते हो। हालांकि हमने इस पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से भी बात की, तो उसमें कुछ बातें ऐसी निकल के आप सामने आई, बहुत सारा सामान तो रेंटेड था, वो चला गया, और शायद कुछ वॉलंटियर्स का सामान था। सरकार का सामान शायद उतना नहीं था जितना ये बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाते हैं कि पूरा देखिए खाली कर दिया। थोड़ा सा देखिए वीडियो, फिर इनके साथ हमारे सहयोगी ने बात की, वो भी दिखाएंगे। टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का। यहाँ एक साउंड, ये देखिए, पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, ये इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। क्या आपने देखा, क्या सब चोरी हुई और कैसे ये आरोप लगा रहे? ये कार्यालय है जो पीडब्ल्यूडी द्वारा विधायकों को बैठने के लिए दिया जाता है, और जो 12 साल से विधायक थे सिसोदिया, और सिसोदिया जी ने कार्यालय खोला, कैंप कार्यालय, जनता की सेवा के लिए। पर वो जनता की सेवा के लिए जो सामान वहां पड़े थे,
जो आप हारने के बाद विधायक जो आता जीतता उसको हैंडओवर करती, पीडब्ल्यूडी हैंडओवर करती है। जिस दिन मुझे हैंडओवर किया उन्होंने, खाली ऑफिस से हैंडओवर किया और उसमें उन्होंने मेरे को बाकायदा लिस्ट दिखाई। उसमें 4 स्प्लिट एसी गायब थे, उसमें विंडो एसी गायब थे, उसमें साउंड सिस्टम गायब था, उसमें एलईडी टीवी गायब थे, पंखे गायब थे, उसमें और तो और उसमें कुर्सियां जो लगी हुई थी वो सब गायब, सारा सामान, कंप्यूटर थे, 4-5 कंप्यूटर थे और जो दिल्ली जो डाटा था लोगों का, यहाँ के लोगों का जो काम करने हैं होने, वो डाटा तक चोर के ले गए। मतलब कोई सामान नहीं छोड़ा। एडजस्ट फैन होता है 1000 रुपए की कीमत का आता है, वो भी 6 एडजस्ट फैन निकाल के ले गए। अब ये इनके आरोप कितने सच हैं तो जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चोरी भी हुई है दिल्ली के अंदर। कल हमारे प्रोग्राम में शाम में एक विधायक आए थे ओपी शर्मा जी, उन्होंने कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ। ये बीजेपी वाले आपको हर व्यक्ति यही कहता मिलेगा कि हमारी सरकार बनने के बाद प्राथमिकता पर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और इन सारे तथाकथित भ्रष्टाचार की जांच हम कराएंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। सर, आपको लगता है ऐसा कुछ दिल्ली में? नहीं, देखिए, अभी जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैं भी सहमत हूँ। जो मुकदमे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर, तो चल रहे हैं, वो चलेंगे ही। वो तो एक अदालती प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उस चक्कर में तो व्यवस्था रहेगी। अभी हो सकता है कुछ बीजेपी ने तैयारी कर रखी हो, कुछ और मामले दर्ज कराए जाएं, कुछ विभागों के, कुछ टर्न कोड जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, उसमें कुछ चुनाव जीत भी गए हैं, वो भी कुछ लूपहोल्स देंगे, कुछ जानकारियां देंगे। कैलाश गहलोत तो बड़े प्रोमिनेंट मिनिस्टर थे, कई डिपार्टमेंट्स में रहे, ट्रांसपोर्ट में रहे, रेवेन्यू में रहे, और तो इस तरह की जानकारियां मिलेंगी। लेकिन मेरा एक मानना है कि वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब जीतने के बाद जनता ने आपको मैंडेट दिया, आप अपनी बात करिए। आप जो हार गया है उसको फिलहाल कुछ दिन शोक मनाने के लिए छोड़ दीजिए। मतलब हार का गम जो है उसको बजाय ये कि आप वो चक्कर काटेंगे, बेरोजगारों को काम दे, मुझे लगता है ये हल की बात है एक प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर। लोग हारते हैं चुनाव, जीतते हैं, ये सब होता रहता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी 70 का और रामलीला मैदान की विजय रैली हो रही थी, सारे नेता जेपी के पास गए कि चलिए विजय रैली में। जेपी नहीं गए। जेपी ने तबियत नहीं ठीक है। कुमार प्रशांत को लेकर के जेपी इंदिरा गांधी के घर गए और जेपी जाके इंदिरा गांधी से मिले और सांत्वना दी। दोनों एक दूसरे से इंदिरा गांधी ने कंधे पे रखे रोई इंदिरा गांधी। सर, इन्हें तो ऐसा लगता है सांस लेने का मौका भी नहीं छोड़ना। आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में ये संस्कृति रही है। अभी खत्म कर देना आम आदमी पार्टी, ऐसा मतलब उन्होंने जेल में डाला था। विनोद सर जो कह रहे हैं वो उसका पहला वाला हिस्सा भी ठीक है, दूसरा वाला भी हिस्सा है। बस दिक्कत है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। और लोग दूसरे थे, ये कि लोग दूसरे थे। ऐसी स्तरहीन राजनीति करने वाली पार्टी है, उसके नेता। मैं भी ये मानता हूं कि नहीं होना चाहिए और अच्छा हो कि ये सब बात न करें। जो करना है वो करके दिखाइए ना, काहे को बोल रहे हैं, ये मैं भी ये मानता हूं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये तो पता है ना कि अगर इनको जरा सा अवसर मिला तो वो अरविंद केजरीवाल हैं भाई। आज वो ऐसा नहीं है कि एकदम से खबर बता रहा हूं आपको, 43% यमुना में जहर मिल गया। इस पर यह आरोप जब ये बात कही अरविंद केजरीवाल ने, उन पर कई धड़ाधड़ मुकदमे हो गए। उसकी डेट लगी हुई थी, गए नहीं है वो, उनकी जगह किसी और तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे पता नहीं कितने मामले होंगे। सबसे खतरनाक गैर जिम्मेदार बयान बिल्कुल। और उस बयान का आप ये कह सकते थे कि भाई यमुना का पानी जहरीला इस कारण से हो रहा है कि औद्योगिक कचरा आ रहा है, ये तो कह सकते थे। लेकिन कोई सरकार जहर मिला रही है, ये आरोप तो पाकिस्तान ने भारत पर नहीं लगाया, सही बात। जबकि हम 3 लड़ाइयां लड़ चुके हैं उनसे। हमने चीन पे नहीं लगाया कभी, जो वहां से नदियां आती हैं। और आइए अब बात करते हैं जरा 4-5 खबरें, जल्दी बात करेंगे। बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग खबरें हैं। मैं आपको बताऊं कि कतर के शेख को मिलने के लिए मोदी जी एयरपोर्ट क्यों गए, वो तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। उससे पहले राहुल गांधी की खबर छूट गई थी जल्दी से। उसके बाद दिल्ली में कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए और नए इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए। अब इसकी व्यवस्था अब यह है कि प्रधानमंत्री, उस एक कमेटी बनती है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, वो एक व्यक्ति को, एक अपने मंत्री को नॉमिनेट करेंगे, कोई मंत्री हो सकता है, कैबिनेट मंत्री, और एक एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो राहुल गांधी हैं। तो मंत्री के तौर पर इसमें थे अमित शाह जी। तो मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी के बीच मुलाकात हुई। एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो कुछ नाम भेजती है, 4-5 नाम, उनमें से चुनना होता है आपको अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा वो। तो इन नामों में से ही ये चयन हुआ है और ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं देश के। और इनके अलावा जो आपके चुनाव आयुक्त हैं, नए चुनाव आयुक्त, उनका भी जो है चयन किया गया है। अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में शपथ ग्रहण का वक्त बदल गया है। अब सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। 20 तारीख को दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण पहले शाम को 4:30 बजे होना था, अब ये दोपहर में, अब ये सुबह कर दिया गया है और कल दोपहर 3:30 बजे
बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पहले ये बैठक भी कल शाम को होनी थी, लेकिन इसको भी अब दोपहर बाद कर दिया गया 3:30 बजे। और परसों जो है शपथ ग्रहण का समय पहले शाम को 4:30 बजे था, उसको अब दिन में कर दिया गया। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। तो ये अपडेट आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की ताजपोशी को लेकर के। रामलीला मैदान में होना तय है। सुबह परसों 11 बजे होगा और कल विधायक दल की बैठक 3:30 बजे। तो चलिए साहब, आप कम से कम हमारे पास टाइम शेड्यूल तो आ गया, अब नाम भी कल पता चली जाएगा। 3:30 बजे बैठक है, तो मुझे लगता है आधे पौने घंटे के अंदर आपके सामने वो नाम होगा। तो कल शाम हम चर्चा ये कर रहे होंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इनको बना दिया गया और परसों उनकी शपथ ग्रहण की चर्चा हम लोग कर रहे होंगे। अब जो मैं राहुल गांधी की बात आपसे कर रहा था, राहुल गांधी ने इस बैठक में अपना डिसेंट नोट दे दिया कि हमको ये जो आपने नाम दिए इनमें से कोई पसंद नहीं है। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई परसों ही शायद 19 तारीख को होनी थी कल, कि जो सरकार पिछली बार बिल लाई कि पहले ये नियम बन गया था कि जो चीफ जस्टिस होंगे वो इस कमेटी में होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, लेकिन इसको मोदी सरकार ने बदल दिया, बाकायदा एक बिल लाया गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं लेता तब तक के लिए आप ये बैठक टाल दीजिए, लेकिन ये बैठक उन्होंने करवाई। और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पे यही है कि हमारा इस पर ऐतराज है, सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा उसके साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो गई। जी, राहुल गांधी का अपना सामना मोदी जी और अमित शाह जी से हुआ होगा? नहीं, तो बस नमस्ते नमस्ते ही हुई होगी। नमस्ते नमस्ते तो हुई होगी, इतनी औपचारिकता तो होती है, इतना तो करना ही चाहिए। इतनी अभी अलग बात है, जितने कड़वे हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ इसी में अगर थोड़ा सा किसी ने तंज वाली मुस्कुराहट मार दी तो थोड़ा मामला और बिगड़ जाता होगा। मन मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, हाथ मिलाते रहिए। लेकिन एक बात तो जरूर गंभीरता से करनी चाहिए, देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कभी इस तरह से नेता प्रतिपक्ष को भरोसे में लेकर हुई ही नहीं। हमेशा वो नियुक्ति सरकार तय कर देती थी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी तक। राजीव गांधी ने उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त को थोड़ा राइट टाइम एक्सरसाइज करने के लिए एक और चुनाव आयुक्त डाल दिया था। फिर नरसिम्हा राव आए, फिर उन्होंने एक कर दिया, और बाद में जब आया तो उसके बाद फिर उसमें एक और चुनाव आयुक्त जुड़ा। लेकिन सवाल यह है कि अब तो 3-3 चुनाव आयुक्त होते हैं। ये चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया है। अब इसमें अड़ंगा लगाना ये तो ठीक नहीं। और मेरा ये भी ठीक नहीं मानना है कि हर संस्था के चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लाने से कैसे ठीक हो जाएगा। अगर आप व्यवस्था पर और संस्था पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो कैसे? कांग्रेस ये कह रही ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। नहीं, कतई नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक व्यवस्था तय करे सरकार, व्यवस्था बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। बनाई थी व्यवस्था, बनाई थी, और उसके बाद कहा था सरकार चाहे तो कानून बना ले। इसको समझ लीजिए। उन्होंने कहा चूंकि कोई कानून नहीं है, सदन ने नहीं बनाया है, तो हम ये व्यवस्था दे रहे हैं। वो टेम्परेरी अरेंजमेंट, कांग्रेस ये कह रही है, परमानेंट अरेंजमेंट अभी वाला। कांग्रेस कह रही है कि इस पर सुनवाई चल रही ना सुप्रीम कोर्ट में, आप जो बिल लाए हो उसको चैलेंज किया गया है, तो इसकी सुनवाई पूरी हो जाती है, कुछ दिनों के लिए टाल देते इसको, इस बैठक। अच्छा, ये जब सुप्रीम कोर्ट को अर्जेंसी नहीं लग रही कि जल्दी से सुन के खत्म कर लेते, कल ही है, तो अरे 19 तारीख को बैठक है। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो सरकार का तो दायित्व है उससे पहले मुख्य चुनाव आयोग चुने। इसमें कौन सी गलत बात? अभी खाली छोड़ दें तो आलोचना होगी कि देखिए खाली छोड़ दिया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं भाई ये तो दिखावे की कमेटी है ना, 2 लोग तो आप 3 लोग हैं, उसमें 2 लोग रहेंगे ही भाई। राहुल को रखा ही कम थोड़ी नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं होता, रखा ही कम नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं होता था। विनोद जी तो हैं, एक उदाहरण बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को रख के कोई रखा गया हो। देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से साइन से पास तो होता सही था। कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। ये चुनाव आयुक्त जो है हमेशा सरकार नियुक्त करती रही है, नेहरू जी से अपॉइंटी होता था सीधा, अपॉइंटी होता था सीधा। और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया और PIL हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, जैसे CBI डायरेक्टर, रॉ चीफ, ये CBI डायरेक्टर के मामले में और CVC में, इसमें जो कमेटी है उसमें नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर, 3 की कमेटी है, CVC में भी और CBI डायरेक्टर में भी, और उसी में होता है। अभी उपराष्ट्रपति ने उस पर भी सवाल उठा दिया कि CBI डायरेक्टर क्यों चुनेंगे? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, CVC में थॉमस साहब को किया था सरकार ने, सुषमा स्वराज लीडर पोजीशन थी, उन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया था, और जो आरोप लगाया था वो बाद में गलत साबित हुआ। अब देखिए, वैसे राजीव कुमार जी जो आउटगोइंग CEC हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी कितना कुछ बोल चुकी है, आम आदमी पार्टी कितना कुछ बोल चुकी है कि इनको तो अभी इनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, इसलिए ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। बहुत सारे आरोप उन पर लगाए हुए। अब ज्ञानेश कुमार जी नए बनाए गए हैं CEC, और इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी जी बनाए गए, मैं नाम भूल रहा था। ज्ञानेश जी का एक जो है इस सरकार के साथ बहुत नजदीक से काम करने का अनुभव रहा है। इनफैक्ट कश्मीर में 370 धारा खत्म करना हो, 3 तलाक को लेकर कानून बनाना हो, या राम मंदिर का जब मुकदमा चल रहा था,
तीनों के साथ बड़े नजदीकी से जुड़े रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। गृह मंत्री अमित शाह जी के करीबी ये माने जाते हैं और सहकारिता मंत्रालय जो अमित शाह जी जिसके मंत्री हैं उसके सचिव हुआ करते थे, वहीं से ये रिटायर भी हुए हैं। इसके अलावा केंद्र में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने और उसको 2 राज्यों में विभाजित करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने वालों में एक ये थे। 3 तलाक के बिल का मसौदा तैयार करने वालों में भी ये शामिल थे। इसके अलावा जब ये गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे तब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चलती थी उस दौरान संबंधित दस्तावेजों को संभालने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी, ज्ञानेश कुमार जी की थी। अब इनका तो 370 से ट्रिपल तलाक से राम मंदिर से सबसे जुड़ाव रहा है। देखिए, कोई भी चुनाव आयुक्त बनेगा या कोई मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा तो निश्चित रूप से सरकार में बड़े पद पे रहा हुआ व्यक्ति ही बनेगा। ऐसा तो नहीं कि बाहर से आसमान से टपक के आ सबसे सीनियर थे इसलिए बने। भाई सीनियर रहे होगा, तमाम तरह की जिम्मेदारियां निभाई होंगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो होगा पूरा कैरियर उंगली उठाने के लिए बता रहा था मैं, विपक्ष के पास बहुत कुछ है इन पर। ना विपक्ष तो कहता रहेगा लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड पूरा क्लीन होगा, सब सारी जांच होती है, उसके बाद इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई व्यक्ति पहुंचता है और जो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा या चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बन रहा है तो तमाम क्राइटेरिया देखे गए होंगे। मुझे लग रहा है सिर्फ ये आरोप लगा देना कि भाई सरकार के करीबी होंगे, अमित शाह जी के मंत्रालय के सचिव रहे, इसी सरकार ने उनको बना दिया, मुझे लगता है ठीक नहीं है। जितने भी चुनाव आयुक्त बनते हैं देश के अंदर वो किसी ना किसी प्रशासनिक पद पर रहते हैं, किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहते हैं, इस आधार पर इससे पहले जो चीज बने हुए थे चीफ इलेक्शन, वो तो चीफ सेक्रेटरी गुजरात थे, मोदी जी के टाइम में बने थे, जो वो भी सीईसी बन के रिटायर हुए। तो ये कोई सही कह रहे हैं समीर जी, कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट किसी न किसी सरकार किसी ना किसी काम में, बड़े काम में लगा ही होगा कभी ना कभी। बिल्कुल। और सर दूसरी बड़ी खबर की बात करता हूं आपके साथ में। अब कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी ये कल भारत यात्रा पर आए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। आप वैसे भी अगर आप जरा दुनिया की खबरों पर कभी आप नजर डालिएगा ना तो आपको कतर एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह पर मिलेगा हमेशा। अमेरिका कोई मसला हो तो कतर, या अफगानिस्तान का तालिबान का मसला हो तो कतर। तो कतर एक बहुत ऐसी जगह बैठा है दुनिया की डिप्लोमेसी में जहां उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और मोदी जी के ये अच्छे दोस्त हैं। अब आपको याद हो अभी हमारे 8-9 सैनिकों को मृत्युदंड की सजा हो गई थी कतर में। कहा यह जाता है और वो बड़ा ऐसा मामला था, सबसे बात करने के बाद जो खबरें आ रही थी कि भाई ये तो काम हो ही नहीं सकता कि इन लोगों को बचाया जा सके। ना सिर्फ उनका मृत्यु दंड जो है वो हटा, वो सब बरी करके उनको भारत वापस लाया गया। आरोप बड़ा गंभीर था उन पर, बड़े जासूसी का आरोप, वो भी इजराइल के लिए जासूसी का आरोप। अरब मुल्क में इजराइल के लिए जासूसी का आरोप, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता कोई। इन सबको छुड़ाकर मोदी जी लाया। कहा जाता है कि इनकी फोन पर एक अच्छी बातचीत हुई थी इनसे, उसके बाद ये शेख साहब ने मोदी जी गए भी थे कतर की यात्रा, ऑफिशियल यात्रा पर। तो अब ये जब आए हैं सर, आपने तस्वीरें देखी किससे गर्मजोशी से मिले और मोदी खुद रिसीव करने एयरपोर्ट पर इनको गए और वहां दिख रहा था कि जो वार्मथ है दोनों तरफ से है। देखिए, मैं मुस्लिम देशों का अजब रिश्ता है मोदी के साथ। मैं जो खाड़ी के देश जो मुस्लिम देश हैं उनके प्रति जो नीति है भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी को मैं उसके लिए मतलब बहुत साधुवाद देता हूं और मैं 10 में 10 नंबर देता हूं। जिस तरह उन्होंने 10 में 10, हाँ, जिस तरह उन्होंने, देखिए इंदिरा गांधी के बाद गल्फ कंट्रीज को लगभग हम लोगों ने टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था कि भाई वो तो हैं हमारे साथ, जाएंगे कहाँ। तो चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे नरसिम्हा राव रहे हों, अटल जी हों, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए वो उन्होंने गल्फ को मान लिया। 40-50 लाख लोग काम करते हैं। हाँ, कि तो हमारे हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो तमाम प्रधानमंत्रियों की यात्राएं भी नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तमाम सारी आशंकाएं थी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, खासकर मुस्लिम देशों में जिस तरह के विवाद थे जब वो, उसके बाद जिस तरह उन्होंने रिश्ते सुधारे हैं, चाहे वो अरब, सऊदी अरब हो, आपका जॉर्डन हो, ओमान हो, यूएई हो, कतर हो, तो जितने, इवन अफगानिस्तान, तो जो भी देश, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान में भी कोशिश की उन्होंने जब वो बिना तय कार्यक्रम के लाहौर गए नवाज शरीफ के टाइम में। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट इस पर आई है कि ये जो भारत के डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं बड़े करीने से, ये सारे जो पाकिस्तान के लिए थोड़ी दिल में जो है वो रखते थे नरमी, उन सारे अरब मुल्कों को उन्होंने एक साइड पे कर दिया। मैं आपको अभी कोई पाकिस्तान की बात नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा ना, इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने क्यों लिया और मोदी जी का नाम इसलिए। 1971 में जब बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान तोड़ा, तो सारे ओआईसी की कंट्रीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया कि भारत का बायकॉट किया जाए क्योंकि इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र तोड़ा है। इंदिरा गांधी ने यासर अराफात को अपना इनवाय बनाया कि आप हमारे लिए वहाँ वकालत करिए और भारत को जो है का साथ दीजिए। यासर अराफात ने जो वकालत की तो उसमें सिर्फ 3 देशों को छोड़कर सब ने भारत का साथ दिया। एक टर्की, तो जो अब तुर्की हो गया, एक पाकिस्तान खुद, और एक लीबिया।
अभी कश्मीर के मसले में सब चुप और अब वही स्थिति मोदी जी के टाइम में भी है कि सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो चाहे वो फिलिस्तीन का मुद्दा हो वो भारत के स्टैंड के साथ हैं, कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ हैं और पाकिस्तान के सवाल पर भी भारत के साथ हैं। सर एक बड़ी उपलब्धि है भारत। सर एक बंगाल की खबर मैं आपसे कह रहा था, कल अमित मालवीय जो कि सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक पोस्ट किया, वो उसमें खुलकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी को बीजेपी के नाम से घबराहट होने लग गई है कि उनको अब लगता है कि अब अगला नंबर मेरा। 2011 में मुख्यमंत्री बन गई थी, 10 दिन अभी वहां रहकर के आए हैं संघ प्रमुख, कल हमने आपको उनकी बात भी सुनवाई थी। अच्छा, उसका कुछ डेटा दे रहे हैं, वो डेटा इंटरेस्टिंग है, बात करने लायक है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जब पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी उनको 154 सीटें आई थी। आप जानते हैं उससे पिछले चुनाव में उनको कितनी सीटें आई थी? 30। एक चुनाव में उन्होंने 30 से 154 कर ली अपनी सीटें और वोट शेयर लगभग 40% कर लिया। तो उन्होंने कहा ये काम भाजपा क्यों नहीं कर सकती? हम 3 सीट से 77 सीट पर पहुंच गए, 38.5% पर अभी हमारा वोट शेयर खड़ा है। तो जो ममता बनर्जी खुद कर चुकी हैं, हम वो इस इलेक्शन में क्यों नहीं कर सकते? और उनको मालूम है कि ये होने जा रहा है, इसलिए वो डर रही हैं। और फिर उन्होंने आगे इस पोस्ट में ये भी लिखा है कि ये सब कुछ जो ममता बनर्जी के लिए कैप्टिव 30% का मुस्लिम वोट की उनकी गिनती यहां से शुरू होती है, उसको फैक्टर इन करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद हमारा लगभग 40% वोट शेयर है, तो ये 45 या उससे ऊपर क्यों नहीं हो सकता? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं और बहुत कमाल का काम भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में सिर्फ सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ममता के साथ वो मुस्लिम मतदाता समूह भी था जो अचानक शिफ्ट हो गया, लेकिन 30% के आसपास का जो मुस्लिम मतदाता समूह भाजपा के साथ नहीं जा सकता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर से लेकर संभल से लेकर ऐसी सारी सीटें जीती थी जहां कहा जाता था कि 40% के आसपास वो मुस्लिम मतदाता है। और अभी तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कुनरकी भी जीत लिया। तो ऐसा नहीं कि भाजपा वो चमत्कार नहीं कर सकती। अभी हम दिल्ली में मुस्तफाबाद हमने देखा, मोहन सिंह बिष्ट ने जीत लिया। तो भाजपा को वो रणनीति बनानी। और देखिए एक चीज तो है, ममता परेशान तो बुरी तरह से है। सरस्वती पूजा पंडालों पर टीएमसी नेता हमले कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया शुभेंदु अधिकारी ने। स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, प्रस्ताव पढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनको इजाजत नहीं दी और शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल और 2 और विधायकों को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया। हाँ। 8 महीने कुल अभी तक सदन से बाहर किया जा चुका है शुभेंदु अधिकारी को। तो ममता को डर भी लगता होगा और बुरा भी लगता होगा, खींच होती होगी, क्योंकि नंदीग्राम में जिस तरह से शुभेंदु ने ममता को हराया है वो उनके लिए चिंता की बात। लेकिन एक फर्क है, देखिए दिल्ली से कंपैरिजन बंगाल का हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलाया पूरे चुनाव में, लोकल गवर्नेंस पर, लोकल इश्यूज पर चुनाव लड़ा है। तो बंगाल में लेकिन क्या फैक्टर अप रहेगा? हिंदुत्व जैसा भी बात कर रहे थे या वहां की गवर्नेंस? 2-3 चीजें बहुत बंगाल में इस बार फैक्टर होने वाली है। सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी जो रहेगी ममता सरकार के, लगातार सत्ता में रही ममता बनर्जी, उसका एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और दूसरा, हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बड़े स्तर पर करेगी। जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी कि दिल्ली के नेताओं को भेज दिया था और लोकल बनाम जो बाहरी मुद्दा कर दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोकल बेस्ड चुनाव लड़ेगी, संगठन चुनाव लड़ेगा, संघ जब इस पर काम करेगा, स्थानीय नेता इन्वॉल्व। आप मानने के लिए तैयार हैं इस बार केजरीवाल को हटाया है ममता बनर्जी के साथ वो हो सकता है? निश्चित रूप से। फर्क कितना? 7% का वोट बैंक का फर्क है। 10% और 45% लोकसभा की बात कर रहा हूं, 2024 का अगर लोकसभा नहीं, विधानसभा में 10% वोट का फर्क है। कोई बड़ी बात नहीं है 10% का वोट बैंक। दिल्ली में ज्यादा था, मैं तो कह रहा हूं 10% का वोट बैंक। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में वोट शेयर में अंतर और ज्यादा था दिल्ली में, जबकि अरविंद केजरीवाल की छवि 15% था अंतर, वहां तो 10% है। तो लोकसभा अगर विधानसभा देखें, अगर विधानसभा में 10% का फर्क है और लोकसभा में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कभी भी 38 के नीचे नहीं आया। अगर आप देखें 2019 में तो 40% वोट बैंक था, फिर 38 था। तो मुझे लग रहा है 5% के गेन की लड़ाई बंगाल में 5% में बराबरी पर आ जाएगी। सर बंगाल खतरे की घंटी ममता जी के लिए अगले साल इलेक्शन बंगाल में। देखिए हर चुनाव जो है इनकम्बेंट सरकार के लिए खतरे की घंटी होता है, कोई भी सरकार हो, लेकिन ये निर्भर करता है मुख्यमंत्री पर और सरकार पर कैसे उस खतरे की घंटी को अपने लिए हरी झंडी बदले। हेमंत सोरेन के लिए भी खतरे की घंटी थी, लेकिन उन्होंने हरी झंडी बदल लिया। अरविंद केजरीवाल नहीं बदल पाए, उन्होंने कोशिश तो बहुत की। ममता बनर्जी के लिए हर चुनाव में कहा जाता है कि इस बार गई और इस बार वो ज्यादा ताकत से आ जाती है। 3 बार हो गए, 3 बार तो ऐसा हो चुका है। उसका कारण है ममता बनर्जी का जो कनेक्ट है लोगों से वो बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल का कनेक्ट टूट गया था। अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहने लगे थे, जो सबसे बड़ी उनकी यूएसपी थी एक साधारण आदमी की, वो उन्होंने उसी
वही उनके लिए नुकसानदेह हुई। ममता बनर्जी के साथ ये है कि जो उनकी यूएसपी है वो उसमें कोई चोट नहीं पहुंची है। वो आम आदमी के साथ आज भी उसी तरह चप्पल पहन करके और दिल्ली से तुलना सीधी करना अभी इसलिए जल्दबाजी है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप थे वो ममता बनर्जी पर आरोप सर आज सर बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था, लेकिन एक बड़ी मजेदार खबर थी, छूट गई, आप भी कहेंगे इसकी बात नहीं की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक दिन यही भाजपा वाले लालू यादव को भारत रत्न देंगे। सर बात तो मजेदार है, इस पर कल बात करते हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।